वायु। वायुमंडल की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कई गैसें और धूलकण होते हैं। सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए इस वायु में सांस लेते हैं। वायु के अधिकांश भाग में नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अन्य गैसों में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन इत्यादि कम मात्रा में होती है। जीवित रहने के लिए पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और मिट्टी और वायु में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं जिन्हें पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, जबकि मनुष्य और जंतु सांस लेने के दौरान अधिकांश नाइट्रोजन अपने फेफड़ों से निकाल देते हैं। मनुष्य और जंतुओं के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे उपभोग के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन। जब वाहनों और उद्योगों द्वारा ईंधन और तेल जलाने से होने वाले प्रदूषण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो इसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहा जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और इस प्रकार हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तापमान में होने वाले इस वृद्धि से पहाड़ों और हिम नदों में बर्फ और हिम पिघल जाती है। यह पानी बहकर नदियों और फिर समुद्र में पहुंचता है। इस प्रकार जल स्तर में वृद्धि होती है और इसलिए आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन का सजीव प्राणियों पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है और यहां तक कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। वायुमंडल और इसकी संरचना। वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पकड़ रखी गई वायु की परत है। वायुमंडल की कई परतें हैं। क्षोभमंडल। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक है और इसमें वह वायु होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसमें ही बादल और मौसम की परिघटना होती है, जैसे कि वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी में होता है। समताप मंडल। इसका विस्तार 50 किलोमीटर तक है और इसमें लगभग कोई बादल या संबंधित मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए यह उड़ने वाले विमानों के लिए बहुत अनुकूल होता है। इसमें एक गैस ओजोन की भी परत होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। मध्यमंडल। इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पिंड इस परत में प्रवेश करने पर शीघ्रता से जल जाते हैं, इसलिए पृथ्वी तक कोई मलबा नहीं पहुंचता है या बहुत कम मलबा पहुंचता है। बाह्य वायुमंडल। इसका तापमान बहुत अधिक होता है और इसमें आयन मंडल परत होती है जिसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर है। यह परत रेडियो संचार में सहायता करती है और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे वापस परिवर्तित कर देती है। बहिर्मंडल। इसका विस्तार बहुत दूर वायुमंडल के ऊपरी भाग तक है और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों के साथ वायु की पतली परत होती है। वायुमंडल में वह वायु होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से भी रोकती है। यह पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित रखने में सहायता करता है, जिससे सभी सजीव प्रणाली रात में ठंड से जमते नहीं हैं या दिन के दौरान ताप से जलते नहीं हैं। वायु गर्म हो जाने पर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म वायु उठने पर
आसपास के समुद्री क्षेत्रों से ठंडी वायु इसका स्थान लेने के लिए आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसलिए नीचे बैठती है। इस तरह हर समय वायु परिसंचरण होता है। मौसम और जलवायु एक। मौसम। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। इसमें किसी भी समय नाटकीय रूप से परिवर्तन हो सकता है। हालांकि समय की लंबी अवधि के दौरान किसी स्थान पर देखी गई औसत स्थितियों को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान का मौसम प्रभावित करने वाले कारक वायु का तापमान और वायु दाब है। तापमान वायुमंडलीय वायु की गर्मी या शीतलता की मात्रा है। इसमें न केवल दिन और रात के दौरान बल्कि ऋतुओं के दौरान भी परिवर्तन होता है। शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है। पृथ्वी द्वारा बीच में रोका गया आतपन या सौर ऊर्जा की मात्रा वायुमंडल में तापमान का वितरण प्रभावित करती है। यह भूमध्य रेखा पर उच्चतम होता है और ध्रुवों की ओर कम होता है। इसलिए ध्रुव सदा बर्फ से ढके रहते हैं। तापमान तापमापी से नापा जाता है। डिग्री सेल्सियस तापमान नापने की मानक इकाई है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। गांव में तापमान की तुलना में शहरों में तापमान काफी अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भवनों की कंक्रीट और एस्फाल्ट दिन के दौरान गर्म हो जाते हैं और रात के दौरान गर्मी मुक्त करते हैं। इसके साथ ही ऊंचे भवन अपने बीच गर्म वायु फंसा लेते हैं। वायुदाब। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा डाला गया दबाव है। यह दबाव हमारे शरीर पर भी सभी दिशाओं से पड़ता है, लेकिन हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है और इसलिए हमें वायु दाब का अनुभव नहीं होता है। वायु दाब मापी का उपयोग करके वायु दाब नापा जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो यह घटता जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां तापमान अधिक होता है, वायु ऊपर उठती है और वहां कम दबाव पैदा होता है। इससे बादल युक्त आकाश और आर्द्र मौसम की स्थिति पैदा होती है। जहां तापमान ठंडा होता है, इससे उच्च दबाव पैदा होता है क्योंकि ठंडी वायु सघन होकर नीचे बैठती है। यह साफ आकाश और मौसम से जुड़ा होता है। चंद्रमा पर कोई वायु दाब नहीं है। शरीर के दबाव का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर विशेष सूट पहनते हैं, नहीं तो उनकी रक्त वाहिकाएं फट जाएं। मौसम और जलवायु 2। पवन मौसम को प्रभावित करने वाला एक और कारक है। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु की इस गति को पवन कहा जाता है। गति के आधार पर पवनें शक्तिशाली या शांत हो सकती है। पवन का नामकरण दिशा के नाम पर किया जाता है, जिस दिशा से वह बहती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी पश्चिम से बहती है। दबाव पेटी के अनुसार विभिन्न पवन प्रणालियों का निर्माण होता है। 3 प्रमुख प्रकार की पवनें हैं। स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ये पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा में लगातार चलती हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें अलग अलग ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे से क्षेत्र में केवल वर्ष या दिन के एक विशेष समय में बहती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री समीर या भारत के उत्तरी मैदानों में लू नामक गर्म और शुष्कम पवनें। बहुत तेज गति से बहने वाली पवनें
भारी विक्षोभ का कारण बनती हैं और तटीय क्षेत्रों के निकट चक्रवात लाती हैं। उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में आया एक चक्रवात भारी विनाश और क्षति का कारण बना था, जिससे ज्वारीय तरंगों से बाढ़ आ गई थी और लवणीकरण हुआ था। फलस्वरूप कई मनुष्यों, पशुओं की मृत्यु हो गई और फसलें नष्ट हो गई। आर्द्रता भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाली विशेषता है। किसी भी समय आर्द्रता को वायु की आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता जल वाष्प के कारण होती है। भूमि और जल निकायों से पानी वाष्पित होने पर आर्द्रता पैदा होती है। वायु गर्म हो जाने पर अधिक वाष्प धारण करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार आर्द्रता बढ़ जाती है। जल वाष्प ऊपर उठने पर संघनित होकर जल की बूंदें बनाती हैं। बादल बनाने के लिए धूल आदि के साथ यह संयोजित होती हैं। जब वायु में बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बूंदें वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। जल के रूप में नीचे आने वाले वर्षण को वर्षा कहा जाता है। तंत्र के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी, पर्वतीय यानी उच्चासवच और चक्रवाती है। अधिकांश वर्षा जल भूजल के रूप में संग्रहित हो जाता है, बशर्ते कि पर्याप्त वृक्ष हों जिनकी जड़ें पानी को फंसा लेती हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो सारा वर्षा जल बर्बाद हो जाता है और नदियों और मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है।